बोगनवेलिया की लतों से छन कर आती हल्की तोता पंखी धूप ने उस पर मानो एक ताज़ा हरियाली की परत बिछा दी हो। चंदर ने सोचा कि इसे तोड़ ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह सिर्फ उसे सूंघने के लिए नीचे झुका ही था कि पीछे से किसी ने गरज कर कहा, "Here you are, hey young man, I've got you red-handed today." यानी यह तुम हो, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके तुरंत बाद चंदर को पीछे से किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर हावी हो गया। चंदर चौंक कर उछल पड़ा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आया। एक तो अजीब रहस्यमय बंगला था ये। एक अनजाने डर और घबराहट ने उसके हाथ पांव ढीले कर दिए थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपना एक हाथ छुड़ाया तो एक बेहद कमज़ोर, बीमार सा और पीली आंखों वाला गोरा सा आदमी उसे जकड़ कर खड़ा हुआ था। वह गोरा आदमी चंदर के दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश में हाँफते हाँफते अंग्रेजी में बोला, "रोज़ रोज़ यहाँ से फूल गायब होते हैं। मैं सोचता था कि आखिरकार ये कौन ले जाता है। आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम रोज़ छुपके से चले आते हो।" उसने चंदर को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन उसकी अपनी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। चंदर ने उसे एक जोरदार झटका देकर पीछे धकेला और डांटते हुए बोला, "क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो क्या? खबरदार जो हाथ भी बढ़ाया, अभी जमीन पर गिरा दूंगा मैं तुम्हें, गोरे सुअर।" और उसने गुस्से में अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लिया। वह आदमी धक्के से नीचे गिर गया था। वह धूल झाड़ते हुए उठा और बड़ी रानी आवाज में बोला, "कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना भी हक नहीं कि इसके लिए मैं तुम्हें डांट सकूं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं। हाय रे मेरी किस्मत।" और अब सचमुच उस आदमी ने रोने जैसा मुंह बना लिया था। चंदर ने जब उसको रोते हुए देखा तो उसका सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। वह अपनी हंसी दबाते हुए बोला, "अरे जनाब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं तो यहाँ चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था।" पर उस आदमी का रोना बंद नहीं हुआ। वह बिलखते हुए बोला, "तुम बहाना बनाते हो, सिर्फ बहाना। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मुझे मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता ना तो तुम्हें पीस कर खा जाता, तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे फूल तोड़ के फेंके। तुमने मुझे फिर गाली दी ना, मैं तुम्हें उठाकर नाले में फेंक दूंगा।" चंदर ने बिगड़ कर कहा, "अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी, टॉमी, अरे तुम दोनों कुत्ते कहाँ गए?" वह डर के मारे चिल्लाने लगा। "क्या बात है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो?" बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कर पूछा। "अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो, भागो यहाँ से।" अब अचानक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और ड्रेसिंग गाउन पहने एक लड़की दौड़ती हुई बाहर आई। चंदर को देखते ही वह रुक गई। "क्या मामला है?" उसने डांटते हुए पूछा। "कुछ नहीं, शायद यह पागल लगता है," चंदर बोला। "जबान संभाल कर बात करो, वह मेरा भाई है।" लड़की ने तुरंत टोका। "ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई बाहर नहीं आया, इसीलिए मैं बगीचे में घूमने आ गया। इतने में इसने मुझे पीछे से जकड़ा और मेरी गर्दन पकड़ ली। अगर यह बीमार और कमज़ोर ना होता ना तो मैं इसकी गर्दन दबा देता।" गोरा आदमी उस लड़की के आते ही तनकर खड़ा हो चुका था और दांतें पीसते हुए बोला, "अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। छुपके से आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली की झाड़ के पीछे छुपा हुआ था और वहां से सब कुछ देख रहा था। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बर्टी, तुम इस पर नजर रखो, मैं फोन करती हूँ," लड़की ने चंदर को डांटते हुए कहा। "अरे बहन जी, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठे कहीं के, मैं ही हूँ मिस डिक्रूज। "अरे मैम, जरा खत तो देखिए।" लड़की ने खत खोला। उसने पढ़ा और पढ़ते ही उसका लहजा पूरी तरह बदल गया। "छी बर्टी, तुम ना किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करके ही मानोगे बर्टी।" बर्टी की शक्ल और भी रोने जैसी हो गई। उसने और घबराते हुए कहा, "मुझे नहीं मालूम था, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, माफ़ कीजिएगा।" लड़की ने बहुत मीठे स्वरों में साफ हिंदुस्तानी में कहा, "मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता जब से इसकी पत्नी की मौत हुई है, ठीक तभी से। पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि किसी भी शरीफ इंसान की इज्जत को उतार दे।" चंदर ने उखड़ते हुए कहा, "देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। चलिए अंदर आइए।" उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह अभी अभी नहाकर आ रही थी।
हाथ के उस बर्फ जैसे ठंडे एहसास से चंदर सिहर उठा और उसने अपना हाथ झटक कर कहा, अरे आपका हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। लड़की चौंक गई। तुरंत नहाकर निकली लड़की को अचानक एहसास हुआ और वह बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बॉटी, तुम्हारे चक्कर में मैं ड्रेसिंग गाउन में ही बाहर आ गई। और उसने गाउन का कॉलर पकड़कर अपनी खुली गर्दन ढकने की कोशिश की, फिर अपने कपड़ों पर शर्मिंदा होते हुए अंदर की तरफ भाग गई। अभी तक गुस्से में होने की वजह से चंदर ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि वह लगभग 23 साल की दुबली पतली लड़की थी। पतला सा बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद वह बहुत गोरी नहीं थी। चाय जैसी हल्की सांवली और तीखे नैन नक्श वाली। भागते हुए वह ऐसे लग रही थी मानो प्याले से छलकती हुई गरम गरम चाय हो। इतने में वह गोरा आदमी उठा और चंदर के कंधे को छूकर बोला, मुझे माफ़ कर देना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में यह गुलाब का पौधा मेरी स्वर्गीय पत्नी की याद में है। जब इसका पहला पौधा लगाया था तब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था और मेरी पत्नी भी उतनी ही प्यारी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? ये मेरी बहन पम्मी, प्रमिला डिक्रूज। ओह माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपकी पत्नी का इंतकाल कब हुआ था? हाँ, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, मेरा दिमाग भी थोड़ा ठीक नहीं रहता। देखिए कहकर उसने सिर झुकाकर अपनी खोपड़ी चंदर के आगे कर दी और गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। पत्नी के जाने के बाद पिछले 5 सालों से मैं भी इन फूलों की देखभाल कर रहा हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। अच्छा अंदर जाइए, मम्मी आपको बुला रही हैं। अब कुछ ही देर बाद बगीचे की तरफ का बीच का दरवाज़ा खुला और पम्मी अब कपड़े बदलकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और वह गोरा आदमी मुड़कर अपने गुलाब और चमेली के पौधों के बीच गायब हो गया। चंदर अंदर गया और कमरे में रखे एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और पम्मी से एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू आ रही थी। शैम्पू से धुले उसके रूखे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने आसमानी रंग का एक हल्का झीना ब्लाउज पहना हुआ था और फ्लैनल की एक पतलून, जिसकी पट्टियाँ गैलिस उसकी कमर और कंधों पर कसी हुई थी। होठों पर नाम मात्र की हल्की लिपस्टिक लगी थी और गले पर बहुत ही हल्का पाउडर, जो बहुत पास आने पर ही नजर आता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी नेल पॉलिश थी। वह आई और बिना किसी झिझक के सोफे पर कपूर के ठीक बगल में आकर बैठ गई। फिर बहुत मीठी आवाज़ में बोली, मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर कपूर, आपको बेवजह इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। कहीं चोट तो नहीं आई आपको? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा चुटकी में गायब हो गया। आखिर कोई लड़की इतनी बेबाकी, आत्मीयता और हमदर्दी के साथ माफ़ी मांगे तो भला किसका दिल ना पिघल जाए, खासकर तब जब उसके बोलने का अंदाज और होठों की रंगत इतनी दिलकश हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, चाहे कुछ और हो या ना हो, उसे यह बखूबी मालूम था कि महिलाओं से बात करते वक्त कब ढील देनी है और कब बात को थोड़ा संभालना है, कब प्यार से बात मनवानी है और कब थोड़ा अकड़ कर रहना है। इस वक्त वह समझ गया था कि अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बदले वह इस लड़की से जितनी चाहे हमदर्दी हासिल कर सकता है। इसलिए कपूर साहब थोड़ा नज़ाकत से बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार भले ही हों पर ताकत उनमें बहुत है। उफ, मेरी गर्दन पर तो अभी तक जलन हो रही है। ओह सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लाइए ज़रा दिखाइए। कहकर उसने चंदर का कॉलर थोड़ा साइड किया और उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी। लाइए, मैं थोड़ा लोशन लगा देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप इतनी जहमत ना उठाएं, आपकी उंगलियां खराब हो जाएंगी, कपूर ने बेहद शालीनता से कहा। कपूर की इस बात पर पम्मी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। आंखों में थोड़ी सी शर्म और सीने में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। चंदर ने भले ही यह बात थोड़ी शरारत से कही थी, पर उसकी आवाज़ इतनी शांत और सलीकेदार थी कि पम्मी उसका विरोध भी ना कर सकी। वैसे भी 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की औरत तक ऐसी कौन सी ही होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ पर है जो मुझे टाइप करके देनी है? पम्मी ने बात का रुख बदलते हुए कहा। यह लीजिए, और कपूर ने कागज़ पम्मी की तरफ बढ़ा दिया। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुने।